जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरे पर लगभग 200 स्याही के दाग और छेद वाली दरी पर राम स्वरूप के उससे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। उसे हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी, यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं, वे ठीक हैं, और वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके वहां आ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा, कहीं कम वक्त को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने न आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पी कर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि हो न हो बुढ़ा ताड़ गया है। उसका दिल धसक चला। रूपाराम अभी हाँफ रहे थे। गोविंद सिर झुकाए ही हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी, आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में। अच्छा, लाला जी ने खांसी के बीच में ही कहा। वह एक हाथ से डंडे को धरती पर टेके थे, दूसरे हाथ में कलाई तक गोमुखी बंधी थी, जिसके भीतर उंगलियां चला चलाकर वह माला घुमा रहे थे, और उनका वह हाथ टोंटा सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था कि एक घटना हो गई। उन्होंने सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि भीतर आंगन का टट्टर लोहे का जाल भयंकर रूप से झनझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो। और फिर जोर से बिजली हुई, बजती हुई खनखनाती कलछी जैसी चीज नीचे आ गिरी। उसके पीछे चिमटा, सणसी, और फिर तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी, कड़ाही, तवा इत्यादि निकाल निकाल कर टट्टर पर फेंक रहा है, और पानी और छोटी मोटी चीजें नीचे गिर रही हैं। उसके साथ कुछ ऐसा कोलाहल और कोहराम भीतर सुनाई दिया जैसे आग लग गई हो। गोविंद हटक कर सीधा हो गया, कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई। उसने प्रश्नसूचक दृष्टि चौंक कर लाला की तरफ देखा, और वह आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देते थे, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई हो, ऐसा नहीं था। ऐसी कोई बात उनके चेहरे पर नहीं थी। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे को देखते मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था, चीजें फिक रही थीं, और टट्टर की खड़खड़ाहट, घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर यह क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़कने को हो गईं। वह लाला से यह पूछने ही वाला था कि यह क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वह उठ खड़े हुए, और घिसटते से जहां से आए उसी गली में चले गए। जाते हुए उलटकर धीरे से उन्होंने किवाड़ बंद कर दिए। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया, एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा, खखारा, और फिर एक बार खुलकर मुस्कुराए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाह अब उन लोगों की ओर मुड़ गई, और जब उससे नहीं रहा गया तो वह खड़ा हो गया। मुर्गे के पंखों की तरह कंबल को बाहों में फड़फड़ा कर उसने लपेटा, और उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतर आया। थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उस गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे।
कोलाहल में 4-5 आवाजें एक साथ किवाड़ की दरार से घुटी घुटी सुनाई दी, और उसमें सबसे तेज आवाज वही थी जिसे उसने लक्ष्मी की आवाज समझ रखा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा, आग लग गई, सांप बिच्छू ने काट लिया। लेकिन जिस तरह ये लोग बैठे देख रहे थे, उसे तो ऐसा लगता था जैसे यह कोई खास बात नहीं। यह कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर गया? इस वक्त टट्टर इस तरह धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव कर रहा हो। उस ऊंची चीखती महीन आवाज में वह नारी कंठ, जिसे वह लक्ष्मी की आवाज समझता था, इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ नहीं समझ सका। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वह कह रहा था, आज चंडी तेज रही है, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी वह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा इधर उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हाल में हर चीज पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक और आटे में नहाई चक्की काले पत्थर से बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी, और उसका पिसे आटे को संभालने वाला गिलाफ हाथी की सूंड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहां से एक चौड़ा पट्टा चक्की को चलाता था। इतने हिस्से में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी और 2 हड्डियों के क्रॉस के नीचे खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे की बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कथकली की मुद्रा में एक बाह ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पलड़े में मन से ऊपर छटाक तक के बांटों का ढेर लगा था। यद्यपि लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में इसे उतार कर रख दिया कर, लेकिन किसी किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। उस समय बर्फ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलावर सिंह को अधिक पसंद नहीं था। वह उसे यह कहकर टाल देता कि लड़ाई में सुबह ही सुबह काफी ठंडी बंदूकें लेकर मार्च और परेड कर लिया। अब क्या जिंदगी भर ठंडा लोहा ही छूना उसकी किस्मत में बदा है, इसीलिए वह उसे टंगी ही रहने देता। हालांकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाजा खोलने उठता तो खुद ही उसे टकराता, उलझता और रात के एकांत में फौजी गालियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर, एक और पिसाई के लिए भरे अन्न या पिसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियां और ऊपर चढ़कर अन्न डालने का मजबूत सा स्टूल। इस समय दोनों टांगे, जिनमें कीलदार फूल बूट डटे हुए थे, धरती पर फैलाए, चौकीदार मजे में खाट की पाटी पर झुका बैठा अपना पुराना पहली लड़ाई के सिपाही पने की याद ग्रेट कोट चारों ओर लपेटे शान से बीड़ी धौंक रहा था और धीरे धीरे सामने बैठे मिस्त्री सलीम से बातें भी करता जा रहा था। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बोरसी जल रही थी। जब भी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले लकड़ी कुछ डाल देता और कभी कभी अत्यंत निष्प्रियता से हाथ या पांव उस दिशा में बढ़ाकर गर्मी सोखता। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबा डुबा कर उनके पंचर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, रबर की कतरने, कैंची, पेंच, प्लास, सॉल्यूशन, चमड़े की पेटी
और एक और टायर लटके 10-12 साइकिल के पहियों का ढेर था। अपने इस सामान से उसने आधे से ज्यादा कमरा घेर रखा था। जब गोविंद उसके पास आया तो वह सिर झुकाए ही हंसता हुआ ट्यूब के पंचर को पकड़कर कान में लगी कॉपिंग पेंसिल को थूक से गीला करते हुए, हालांकि ट्यूब पानी से भीगा था और सामने पानी भरी बाल्टी भी रखी थी, निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था। यह कहा जमादार साहब ने। फिर एक भौं को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नामा ढीला करे तो उसकी लड़की पर जिन का साया है, उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हो आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकती थी। उसका सारा बदन ऐंठने लगता था, मुंह से झाग जाने लगते थे, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आंखें और जीभ बाहर निकलने लगती थी। कौन लड़की है लाला की? लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी न हो। उसका दिल आशंका से डूबने सा लगा। उसने सुना कोलाहल अब लगभग शांत हो गया था और कहीं दूर से रह रह कर एक हल्की रोने की आवाज भर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा वौरा ही आ गया है, तभी तो ये लोग निश्चिंत हैं। गोविंद को सुनाकर चौकीदार बोला, नामा, तुम भी यार मिस्त्री किसी दिन बेचारे बुढ़े का हार्ट फेल कराओगे। और बेटा, इस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं, समझे? वह तो हवा की दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वह गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। एक तो गोविंद कस्बे से आया था और उसे शहर में चौकीदारी करते हो चुके थे नगद 20 साल। दूसरे वह फौज में रहा था और कैरो तक घूम आया था। उम्र, अनुभव, तहजीब सभी में वह अपने को गोविंद से ज्यादा ही समझता था। लेकिन गोविंद को इस समय इस सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिक कर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, यह शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नजरों से उसकी आंखें मिलीं। उसने अपनी खिचड़ी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ऊपर कोई चीज किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब, झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तू खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया। कागज नोचकर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया। फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी। दूसरी को दोनों तरफ से फूंका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बोरसी में निगाहें घुमाते जरा व्यस्तता से बात जारी रखी। तुझे क्या मालूम नहीं है? इन दोनों की चुहल से गोविंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकाले पंचर के स्थान को रेगमाल से घिस रहा था। वह जब भी कोई काम एकाग्रचित से करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर से होठों की तरफ मोड़ लेता था। उसकी चांद के बीच में उभरते गंजे को देखकर गोविंद ने सोचा कि गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कमबख्त तो आधी रात में यहाँ पंचर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर झुकाए ही कहा, अब मैं बाबूजी को किस्सा बताऊं या इन ट्यूबों से सिर फोड़ूं? साले सड़कर हलवा तो हो गए हैं, पर बदलेगा नहीं।
मन तो होता है सबको उठाकर इस अंगीठी में रख दूं, होगा सुबह जो देखा जाएगा। ये इतने ट्यूब हैं काहे के? जरा आत्मीयता जताने को गोविंद ने पूछा। हालत तो सचमुच इतनी बड़ी खराब हो रही है। आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। यह आपके लाला के जो दर्जन रिक्शा चलते हैं उनका कूड़ा है। यह तो होता नहीं कि इतने रिक्शे हैं, रोज टूट फूट मरम्मत होती ही रहती है। हमेशा के लिए लगा ले एक मिस्त्री, दिन भर की छुट्टी हुई सो तो नहीं, ट्यूब टायर मेरे सिर हैं और बाकी टूट फूट मिस्त्री अली अहमद ठीक करते हैं। फिर उनसे यूं ही पूछा, आप बाबूजी नए आए हैं? हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वह नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। तभी तो, मिस्त्री बोला, तभी तो आप यह सब पूछ रहे हैं। रात को इसका हिसाब रखते हैं ना? हाँ, थोड़े दिनों में अपने फरजंद को भी आपसे पढ़वाएगा। अपने फरजंद शब्द में जो व्यंग्य उसने दिया था, उसे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार को दी हुई बीड़ी सुलगाई। अबे, उन्हें यह सब क्या बताता है? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है। चौकीदार बोला। नहीं, सच मुझे कुछ नहीं मालूम, गोविंद ने जरा आश्वासन के स्वर में कहा। इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आए थे न, सो हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। बताइए न क्या बात है? गोविंद ने आदर पूर्वक जरा खुशामद के लहजे में पूछा। शायद उसकी जिज्ञासु व्याकुलता से प्रभावित होकर ही मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं, लाला की बड़ी लड़की जो है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास है कि बाबूजी दौरा वौरा कुछ नहीं, उस पर किसी आसेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश नहीं रहता। विधवा है? जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा, हाय लक्ष्मी ही न हो? इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराकर मुस्कुराना उसे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कश के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी उसने इसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से नहीं रहा गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो, जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। चौकीदार इस बार अत्यंत ही रहस्यमय ढंग से हंसा, जैसे कह रहा हो, अच्छा तुम भी जानते हो? गोविंद के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, उसकी उम्र क्या है? लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया तो, मैं इनके बारे में कुछ भी कतई नहीं जानता। एक तरह आत्मसमर्पण के भाव से गोविंद बोला। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है। चौकीदार बोला। आप शायद नए आए हैं, यही वजह है। फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं? अरे लो, यह भी कोई पूछने की बात है? इसमें छिपाना क्या? यहाँ रहेंगे तो कभी न कभी जान ही जाएंगे। अच्छा, तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया, आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। लामुहाला जो कंजूस होगा वो रईस तो होगा ही। मिस्त्री बोला। नहीं मिस्त्री साहब,
पूरा किस्सा सुनना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार इस हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। अच्छा अच्छा, सुनाओ। मिस्त्री बुड्ढों की तरह मुस्कुराया। इसकी यह चक्की है ना, सहालगों में इस पर हजारों मन पिसता है। वैसे भी 200-250 मन तो कम से कम पिसता ही है रोज। अफसरों और क्लर्कों को कुछ खिला पिलाकर लड़ाई के जमाने में इसे मिलिट्री से कुछ ठेके मिल ही जाते थे। आप जानो, मिलिट्री का ठेका तो जिसके पास आया सो बना। आप उन दिनों देखते, लक्ष्मी फ्लोर मिल के हल्ले बोरे यूं चुने रखे रहते थे जैसे मोर्चे के लिए बालू भर भर कर रख दिए हों। इसमें इसने खूब रुपया पीटा। मिलिट्री के गेहूं बेच दिए औने पौने भाव, और रद्दी सस्ते वाले खरीद कर कोटा पूरा किया। उसमें खड़िया मिला दी। पिसाई के उल्टे सीधे पैसे तो इसने मारे ही। ब्लैक, 420, चोरी, क्या क्या इसने नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक काफ़ी बड़ा जूतों का कारखाना भी है इसका। 10-12 से ज़्यादा इसके मकान हैं जिनका किराया आता है। रुपए सूद पर देता है। शायद गांव में भी काफ़ी ज़मीन इसने ले रखी है। एक काम है साले का, इतना तो हमें पता है। बाकी इसकी असली आमदनी तो कोई भी नहीं जानता। कुछ न कुछ करता ही रहता है। भगवान ही जाने, रात दिन किसी न किसी तिकड़म में लगा ही रहता है। करोड़ों का आसामी है। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि सब सिर्फ इसी 25-26 साल में जमा की हुई रकम है। चौकीदार दिलावर सिंह मिलिट्री में रह आने के कारण खूब बातूनी था और मोर्चे के अपने अफसरों के किस्सों को, अपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर इतनी बार सुना चुका था कि उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बात के उतार चढ़ाव के साथ उसकी आंखें और चेहरे की भंगिमाएं बदलती रहती थीं। उसकी बातें गौर और रुचि से सुनते हुए भी गोविंद के मन में एक बात टकराई। लक्ष्मी को दौरे आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो यह निशान लगाकर भेजे हैं यह भी दौरों की दशा में ही लगाए हों और उनका कोई विशेष गहरा अर्थ न हो। इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने ऊपर से आश्चर्य प्रकट करके पूछा, सिर्फ 25-26 साल? नई बीड़ी जलाते हुए चौकीदार ने जोर से सिर हिलाया। गोविंद ने सोचा, और लक्ष्मी की उम्र क्या होगी? और कंजूसी की तो हद आपने देख ही ली होगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग हो गया है, सारा बदन कांपता है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हांफता हुआ पैदल जाएगा। क्या मजाल जो सवारी कर ले। गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती, आधी पहने आधी बदन में लपेटे। जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस। बस इसी में पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूं। कभी किसी मकान की मरम्मत न कराना, सफेदी सफाई न कराना, और हमेशा यही ध्यान रखना कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कहाँ बेकार नल या पंखा चल रहा है। लड़का है सो उसे मुफ्त के चुंगी के स्कूल में डाल दिया है। लड़की घर पर बैठा रखी है। एक एक पैसे के लिए घंटों रिक्शा वालों, ट्रक वालों से लड़ना और बहसें करना और चक्की वालों की नाक में दम रखना। उन्हें दिन रात यह सिखाना कि किस चालाकी से आटा बचाया जा सकता है। 20 रुपए का आटा रोज होटल वालों को बिकता है सो अलग। जिस दिन से चक्की खुली है, घर के लिए तो आटा बाजार से आया ही नहीं। आप विश्वास मानिए, कम से कम 12-15 हजार की आमदनी होगी इसकी। लेकिन सूरत देखिए, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं।
किसी आने जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नहीं, पान सुपारी की तो बात ही दूर है, कौन कह देगा कि यह पैसे वाला है। यह उम्र होने को आई, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे हाय हाय, दुनिया के किसी और काम से इसे मतलब ही नहीं है। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन लाला रूपाराम अपनी ही धुन में मस्त। नौकरों को कम से कम देना पड़े, इसलिए खुद ही उनके काम को देखता है। मुझसे तो कुछ इसलिए नहीं कहता कि मुझ पर थोड़ा विश्वास है। दूसरे मेरी जरूरत सबसे बड़ी है, लेकिन बाकी हर नौकर रोता है इसके नाम को। और मजा यह कि सब जानते हैं कि झक्की है, कोई इसकी बात को ध्यान से सुनता नहीं। बाद में सब इसका नुकसान करते हैं। आसपास के सभी हंसते और गालियां देते हैं। बच्चे कितने हैं? चौकीदार को इन बेकार की बातों में बहकता देखकर गोविंद ने सवाल किया। उसी बात पर आता हूं, चौकीदार इत्मीनान से बोला। सच बाबूजी, मैं यह देख देकर हैरान हूं कि इस उम्र तक तो इसने यह दौलत जुटाई है, अब इसका यह कम वक्त करेगा क्या? लोग जमा करते हैं कि बैठकर भोगें, लेकिन यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा रहता है। इसे जमा करने की ही ऐसी हाय हाय रही कि दौलत किस लिए जमा की जाती है, इस बात को यह बेचारा बिल्कुल भूल गया है। फिर बड़े चिंतित और दार्शनिक मूड में दिलावर सिंह ने आग वाली राख को देखते हुए कहा, इस उम्र तक तो इसे जोड़ने की ऐसी हवस है, अब इसका यह भोग कब करेगा? सचमुच बाबूजी, जब कभी मैं सोचता हूं तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। देखो, आज की तारीख तक यह बेचारा भाग दौड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है। एक पाई उसमें से खा नहीं सकता जैसे किसी दूसरे का हो। अब मान लीजिए कल यह मर जाता है तो यह सब किसके लिए जमा किया गया? बेचारे के साथ कैसी लाचारी है। मर कर जी कर नौकर की तरह जमा किए जा रहा है। न खुद खा सकता है, न देख सकता है कि कोई दूसरा छू भी ले, जैसे धन के ऊपर बैठा सांप। खुद उसे खा नहीं सकता, खाने को खैर देगा ही क्या? उसकी रखवाली करना और उसे जोड़ना। और लाला रूपाराम के प्रति दया से अभिभूत होकर चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। फिर दूसरे ही क्षण दांत किटकिटाता हुआ बोला, और कभी कभी मन होता है छुरा लेकर साले की छाती पर जा चढ़ूं और मुरब्बे के आम की तरह गोदूं। अपने पेट में जो इसने इतना धन भर रखा है, उसकी एक एक पाई उगलवा लूं, चाहे खुद न खाए, लेकिन जिसे अपने बच्चों को भी खिला पिला नहीं सकता, उस धन का क्या होगा? इसके बच्चे कितने हैं? इस बार फिर गोविंद अधीर हो आया। असल में वह चाहता था कि दार्शनिक उद्गारों को छोड़कर वह जल्दी से जल्दी मूल विषय पर आ जाए, लक्ष्मी के विषय में बताए। वर्णन में वह बह जाने की अपनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, इसके बच्चे हैं 4, बीवी मर गई, बाकी किसी नातेदार, किसी रिश्तेदार को झांकने नहीं देता। ऊपर तो कोई नौकर भी नहीं है, बस एक मरी मराई सी बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीवी कहते हैं, बस वही सारी देखभाल करती है। और तो किसी को मैंने साथ देखा नहीं। खुद के 3 लड़के और एक लड़की। बड़े 2 लड़कों के साथ नहीं रहते। इस बार मिस्त्री बोला, हाँ, वो लोग अलग ही रहते हैं। दिन में एक आध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतों का कारखाना देखता है, दूसरा साबुन की फैक्ट्री संभालता है। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं है। पूरे कागज पत्तर हिसाब किताब अपने पास ही रखता है।
नियम से शाम को वहां जाता है वसूली करने, लेकिन लड़के भी बड़े तेज हैं, जरा शौकीन तबीयत पाई है। इसके मरते ही देख लेना मिस्त्री, वो इसकी सारी कंजूसी निकाल डालेंगे। फिर याद करके बोला, और क्या कहा तुमने? साथ रहने की बात? सो भैया, जब तक अकेले थे तब तक तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी बीवियां भी आ गई हैं, न एक आध बच्चा भी आ गया है घर में। सो उसे दिन भर गोद में लटकाए फिरता है। उसके घर में एक चंडी जो है ना, उसके साथ उसका निभाव नहीं हो सकता। एकदम गोविंद के मन में आया लक्ष्मी, और वह ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। कौन? लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया। जी हाँ, उसी की बदौलत तो यह सारा खेल है। वही तो इस भंडारे की चाबी है। वह न होती तो यह सब तामझाम आता कहाँ से? उसने तो इसके दिन ही पलट दिए। नहीं तो था क्या इसके पास? इस बार यह बात चौकीदार ने ऐसे लटके से कही जैसे सचमुच किसी रहस्य की चाबी दे दी हो। कैसे भाई, कैसे? गोविंद पूछ बैठा। उसका दिमाग चकरा गया। यह क्या विरोधाभास है? एक पल को उसके दिमाग में आया, कहीं यह रुपया कमाने के लिए तो लक्ष्मी का उपयोग नहीं करता? राक्षस, चांडाल! उसकी व्याकुलता पर चौकीदार फिर मुस्कुराया और बोला, बाप तो इसका ऐसा रईस था कि था भी नहीं, फिर वह कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर गया था। ज्यादा से ज्यादा हजार हजार रुपया दोनों भाइयों के पल्ले पड़ा होगा। शादियां दोनों की हो ही चुकी थीं। कुछ कारोबार खोलने के विचार से वह सट्टे में अपने रुपए दोगुने चौगुने करने जो पहुंचा तो सारे गंवा आया। बड़े भैया रोचूराम ने एक पंचक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत डामाडोल रही थी, लेकिन सुनते हैं जब से उसकी लड़की गौरी पैदा हुई उसकी हालत संभलती ही चली गई। वह उसी के यहाँ काम करता था। मियाँ बीबी वहीं पड़े रहते। ऐसा कुछ उस लड़की का पांव आया कि लाला लोचूराम सचमुच के लाला हो गए। इन दोनों के बड़े बूढ़ों का कहना था कि लड़की इनके खानदान में भगवान होती है। अब तो अपना लाला कभी इस ओझा के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी इसकी मानता, कभी उसका संकल्प। दिन रात बस यही कि हे भगवान, मेरी लड़की हो। और पता नहीं कैसे भगवान ने सुन ली और लड़की ही आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो सचमुच ही रूपाराम के नक्शे बदलने लगे। पता नहीं गड़ा हुआ मिला या छप्पर फाड़ कर मिला, लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। इसे विश्वास होने लगा कि यह सब बेटी की कृपा है और वास्तव में यह कोई देवी है। उसने इसका नाम लक्ष्मी रखा, और साहब कहना पड़ेगा कि लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी ही बनकर आई। थोड़े दिनों में ही लक्ष्मी फ्लोर मिल अलग बन गई। अब तो इसका यह हाल है कि यह मिट्टी भी छू दे तो सोना बन जाए और कंकड़ उठा ले तो हीरा दिखे। फिर आ गई लड़ाई और इसके पंजे छक्के हो गए। इसे ठेके मिलने लगे। समझिए एक के बाद एक मकान खरीदे जाने लगे। ट्रक आए। इधर रोचूराम भी फल रहा था और दोनों भाई गर्व से कहते थे, हमारे यहाँ लड़कियां लक्ष्मी बनकर ही आती हैं। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हो गया कि तस्वीर की शक्ल बदल गई। चौकीदार दिलावर सिंह जानता था कि यह उसकी कहानी का क्लाइमैक्स है, इसलिए श्रोताओं की उत्सुकता को झटका देने के लिए उसने उंगलियों में दबी व्यर्थ जलती बीड़ी की 2-3 कश लगाकर खत्म किया और बोला, गौरी शादी लायक हो गई थी। शायद किसी पड़ोसी लड़के को लेकर। कुछ ऐसी वैसी बातें भी लाला रोचूराम ने सुनी। लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी तो उन्होंने गौरी की शादी कर दी। बस उसकी शादी होना था कि जैसे एकदम
सारा खेल उजड़ गया। उसके जाते ही लाला एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गया और भगवान की लीला देखिए, उन्हीं दिनों उसकी पनचक्की में आग लग गई। कुछ लोगों का कहना तो यह है कि घरेलू दुश्मन का काम था। जो भी हो, बड़े हाथी की तरह जो एक बारगी गिरे तो उठना दुश्वार हो गया। लोग रुपए दबा गए और उनका दिवाला निकल गया। दिवाला क्या जी, एक तरह से बिल्कुल मटिया मेट हो गया। सब कुछ चौपट हो गया और छल्ला छल्ला तक बिक गया। एक दिन लाला जी की लाश तालाब में फूली हुई मिली। अब तो हमारे लाला रूपाराम को सांप सूंघ गया। उनके कान खड़े हो गए और लक्ष्मी पर पहरा बैठा दिया गया। उसे स्कूल से उठा लिया गया और वह दिन सो आज का दिन बेचारी नीचे नहीं उतरी। घर के भीतर न किसी को आने देता है, न जाने देता है। मास्टर रखकर पढ़ाने की बात पहले उठी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग लड़कियों को बहकाकर भगा ले जाते हैं, तो अब विचार एकदम छोड़ दिया गया। लक्ष्मी खूब रोटी पीटी, लेकिन इस राक्षस ने उसे भेजा ही नहीं। सुनते हैं, लड़की देखने दिखाने लायक। बात काटकर मिस्त्री बोला, अरे देखने दिखाने लायक क्या, हमने खुद देखा है। जिधर से निकल जाती है उधर बिजली सी कौंध जाती है, 100 में 1। उसकी बात का विरोध न करके अर्थात स्वीकार करके चौकीदार बोला, स्कूल में भी सुनते हैं बड़ी तारीफ थी, लेकिन सबकी साले ने रेड़ कर दी। उसे वह विश्वास हो गया कि लड़की सचमुच लक्ष्मी है, और जब यह दूसरे की हो जाएगी तो इसका भी एकदम सत्यानाश हो जाएगा। इसी डर से न तो किसी को आने जाने देता है और न उसकी शादी करता है। उसकी हर बात पर पुलिस के सिपाही की तरह नज़र रखता है। उसकी हर बात मानता है, बुरी तरह उसकी इज्जत करता है, उसकी हर जिद पूरी करता है, लेकिन निकलने नहीं देता। लक्ष्मी 16 की हुई, 17 की हुई, 18 19 साल पर साल बीत गए। पहले तो वह सबसे लड़ती थी, बड़ी चिड़चिड़ी और जिद्दी हो गई थी। कभी कभी सबको गाली देती और मार भी बैठती थी। फिर तो मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटों रात रात भर पड़ी जोर जोर से रोती रहती। फिर धीरे धीरे उसे दौरा पड़ने लगा। अब क्या उम्र है? गोविंद ने बीच में पूछा। उसकी ठीक उम्र तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अंदाजा से 25-26 से कम क्या होगी। घृणा से होठों को टेढ़े करके चौकीदार ने अपनी बात जारी रखी। दौरा न पड़े तो बेचारी जवान लड़की क्या करे। उधर पिछले 5-6 साल से तो यह हाल है कि दौरे में घंटे 2 घंटे वह बिल्कुल पागल हो जाती है। उछलती कूदती है, बुरी बुरी गालियां देती हैं, बेमतलब रोती हंसती है, चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकती है, जो चीज़ सामने होती है उसे तोड़ फोड़ देती है। जो हाथ में आता है उससे मार पीट शुरू कर देती है और सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है। बिल्कुल नंगी हो जाती है और जांघें पीट पीट कर बाप से कहती है, ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। यह पिटता है, गालियां खाता है और सब कुछ करता है, लेकिन पहरे में जरा ढील नहीं होने देता। चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठा बैठा सुनता रहता है। क्या जिंदगी है बेचारे की। बाप है सो उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता ही नहीं। मेरी तो उम्र नहीं रही, वरना कभी मन होता है ले जाऊं भगाकर, जो होगा सो देखा जाएगा। और एक तीखी व्यथा से मुस्कुराता चौकीदार देर तक आग को देखता रहा। फिर धीरे से होंठ चबाकर बोला, इसकी बोटी बोटी गर्म लोहे से दागी जाए और फिर टिकटी बांध कर गोली से उड़ा दिया जाए। गोविंद का भी दिल भारी हो आया था। उसने देखा, बुढ़े चौकीदार की गीली आंखों में
सामने की बोरसी की धुंधली आग की परछाई झलमला रही थी। आधी रात को अपनी कोठरी में लेटे लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक एक चित्र गोविंद की आंखों के आगे साकार हो आया, और फिर उसने अंधकार की प्राचीरों से घिरी गर्म गर्म आंसू बहाती मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रेखांकित पंक्तियां पढ़ीं। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। गोविंद के मन में अपने आप पर एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर ऐसा व्याकुल हो उठा हूँ, या औरों ने भी इस आवाज़ को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज़ को सुनकर अनसुना किया जा सकता है?